बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। टॉपिक है हमारा आज का वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी। वेरिएशन का मतलब होता है तब्दीली, रद्दो बदल, तब्दीली रुनमा होना, इसको हम वेरिएशन कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी वर्ड जो आयोनाइजेशन है, ये वर्ड आयोनाइज, आयोनाइज मीन आयंस का बनना, आयोनाइज मीन आयंस का बनना, एशन कहते हैं प्रोसेस को। ऐसा प्रोसेस जिसमें आयंस बनते हैं, आगे क्या है एनर्जी, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें आयंस बनते हैं और एनर्जी चेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मैं अक्सर इसकी मिसाल देता हूँ कि वालिदैन हैं और उनके साथ उनके बहुत सारे बच्चे हैं, कहीं पे आउटिंग पे गए हुए हैं, उनमें से किसी को उस रास्ते से हटा लेना, दूर कर लेना, या उसको उस रास्ते से हटाने के लिए या किसी से उसकी अपनी ज़ाती कोई चीज़ छीनने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, इस कोशिश को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove the most loosely bound electron of an atom। किसी गैसियस एटम में से उसका मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम कम से कम एनर्जी लगाते हैं, दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसकी थ्री बेसिक टाइप्स, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी तक आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट का मतलब क्या होता है, पहला या पहली। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आपने सोडियम में से उसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला, वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने जितनी एनर्जी उसको दी वो है 494 किलो जूल पर मोल, यानी इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ी, तब जाके सोडियम का वो एक इलेक्ट्रॉन निकला। दिस इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। बिल्कुल इसी तरह कैल्शियम एटम है, उसका एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने इसके ऊपर जो एनर्जी लगाई, दिस इज नोन एज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द कैल्शियम, जो कि कितनी है 590 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल आयोनाइजेशन एनर्जी की मेजरमेंट का यूनिट है, इसको हम कहते हैं दिस इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम इसी एटम में से, इसी अब आयन में से, जो कैल्शियम आयन बन चुका है +1 वाला, उसी में से हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं और कैल्शियम चेंज हो जाता है कैल्शियम +2 में, कैल्शियम +2 वाला आयन बनता है। कैल्शियम +2 वाला आयन बनाने के लिए हम जो इसके ऊपर एनर्जी लगाते हैं, पहले कितनी थी 590, अब कितनी होगी 1150 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें देनी पड़ी, तब जाके हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल सके। वाई कि जब वालिदैन आउटिंग पे गए हुए अपने बच्चों के साथ, उनके किसी एक बच्चे के गुम होने के बाद बाकी बच्चों पे जो उनका होल्ड होगा वो क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। अब उनको निकालना, उनको डिट्रैक्ट करना, उनको उनसे सेपरेट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब्बा हजूर की तवज्जो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह कैल्शियम आयन जो कि एक इलेक्ट्रॉन पहले दे चुका है, उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत ज्यादा होगी। ठीक है, अक्सर ये सवाल आता है कि व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज़ आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन द रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज टू मच डिफिकल्ट, because the nuclear charge of an ion is increases, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, न्यूक्लियस का रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड ज्यादा हो जाता है, अब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। देन वी कैन से दैट द रिमूवल ऑफ एन अदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑलरेडी after already removal of one electron, it is too much difficult, therefore it is required the greater amount of energy, therefore second ionization energy is greater. After the removal of the second ionization energy, if you want to remove another electron from an atom, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन में निकालना चाहते हैं तब उसके लिए एनर्जी की मिकदार और ज्यादा लगेगी,
and this is known as the third ionization energy of an atom. अगर कैल्शियम 2+ वाले में से आप एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहें और उसको 3+ में चेंज करना चाहें तो उसके लिए जो एनर्जी है दिस इज नोन एज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। ये कितनी वैल्यू है इसकी 4940 4940, यानी उसके डबल भी नहीं है, उसके 3 गुना भी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। वाई? बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन अदर शेल इट इज टू मच डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। देयरफॉर इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत बहुत बहुत ज्यादा पड़ेगी, इसलिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई एज कंपेयर टू सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज द रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन from an already ion electropositive ion is too much difficult, because the attraction of the nucleus on the remaining electron which is known as nuclear charge is very greater, therefore the removal of electron is very much difficult. इसलिए हम कहते हैं कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। The next हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर सकते हैं? उनमें सबसे पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज द न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज इज द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन। When nuclear charge is greater, the attraction on the electron is greater, therefore the removal of electron is much difficult. तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड उतना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना मुश्किल होगा, तो हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होगी कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो तो। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ एटम और आयन। अगर किसी एटम का साइज जो है वो ज़्यादा है तो फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। अगर किसी एटम का साइज जो है वो क्या है, स्मॉलर है, उसके न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा है, फिर इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो साइज ऑफ एटम और आयन जो है ये भी क्या करता है, आयनाइजेशन को अफेक्ट करता है। उसके बाद है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को मैं नाम देता हूँ दिस इज द इफेक्ट ऑफ रिपल्शन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। ये इनर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन का इफेक्ट है। जितने इनर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन ज्यादा होगी शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा साइज ऑफ एटम उतना ज्यादा होगा। साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस का होल्ड उतना कम होगा। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस का होल्ड अगर कम होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी की जो जरूरत है वो कम पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट होती है वो भी एक अहम फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने में। अगर इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है उसको हम एक्सप्लेन करें तो उसमें दो बेसिक बातें होती हैं, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वो होते हैं कि जिनके वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे p है उसके डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें मिसाल के तौर पर p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है p में, तो ये हाफ फिल्ड है। इट मीन कि वो क्या है, स्टेबल है। अगर उसमें 3 की जगह पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर वो स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी मैयर होगी किससे, उसके हाफ फिल्ड होने की वजह से या फिर उसके कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से। अगर हम इस बात को एक्सप्लेन करें तो हम कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर द नोबल गैस एलिमेंट व्हिच हैज द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल which have completed their octatonal, therefore they are stable. They are less reactive or non-reactive, therefore they are called noble gases। और non-reactive भी इनको कहा जाता है, इनको inert गैस अपना गैसेस भी कहा जाता है। इनके बाद अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम कंपेयर कर सकते हैं कि नाइट्रोजन के अंदर हम देखें तो उसका एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3। तो p3 में जो है 3 इलेक्ट्रॉन हैं और तीनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं।
एक पी एक्स में आता है, एक पी वाई में आता है, एक पी जी में आ जाता है। अब तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो उसके पी के अंदर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ 2 है। वो किस में है, वो बीपी में है, और पी में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे नहीं है पी के अंदर, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट है, लेकिन ये हाफ फिल्ड नहीं है। देयरफॉर इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। इसकी स्टेबिलिटी कम है तो फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, कम है, किससे, एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। उसके बाद एक फैक्टर है स्पिन पेयर रिपल्शन। स्पिन पेयर रिपल्शन भी एक फैक्टर है। स्पिन पेयर रिपल्शन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है, अगर वो एक ही ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं तो इस तरह होती है, पेयर्ड होते हैं। स्पिन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज अपवर्ड एंड द अदर इलेक्ट्रॉन इज डाउनवर्ड, इसको हम कहते हैं स्पिन पेयर। यानी एक पेयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या है, अपोजिट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दो इकट्ठे एक ही ऑर्बिटल में मौजूद हैं विद अपोजिट स्पिन, देन दे हैव ग्रेटर रिपल्शन विद ईच अदर, therefore the removal of electron from this orbital is much easier as compared to the removal of electron from such orbital which have only one electron. मिसाल के तौर पर px में एक इलेक्ट्रॉन है, py में एक इलेक्ट्रॉन है, pz में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ इसके केस में px में 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, बिकॉज दे आर रिपेलिंग विद ईच अदर, यानी वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, क्योंकि उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें स्पिन पे रिपल्शन मौजूद नहीं है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। इनके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स में वो कहते हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उनमें रिपल्शन विद ईच अदर होती है, रिमूविंग वन ऑफ दीस अनपेयर्ड नीडेड मोर एनर्जी। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड जो होता है, उसको निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत क्या होती है, ज्यादा होती है। पेयर्ड में ऑलरेडी रिपल्शन होती है, इसलिए उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है पीरियोडिक ट्रेंड इन द आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड को देखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के पीरियोडिक ट्रेंड को देखें, तो हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीजेस इन अ ग्रुप। ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। व्हाई? बिकॉज ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। एटॉमिक नंबर ज्यादा तो शेल ज्यादा, शेल ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, सो इजी होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है तो एनर्जी की जरूरत कम होगी। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। उसके बाद अगर हम बात करें पीरियड की, तो पीरियड में हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है इन पीरियड। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, लेकिन शेल ज्यादा नहीं होते। इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद ही घरों में रहते हैं, पहले से मौजूद शेल्स के अंदर मौजूद रहते हैं। देयरफॉर अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो अट्रैक्शन क्या होती जाती है, ज्यादा होती जाती है। लेफ्ट टू राइट मूव करने से अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो फिर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो फिर हम कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इन अ पीरियड क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज इनका इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाता है। लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी होती है, अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स हैव द लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी सबसे आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके निकाले जा सकते हैं वो आपके पास क्या है, अल्कली मेटल। यहाँ तक हमारा ये आयोनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, इसमें एक बात और एक्सप्लेन करनी है कि इसके ग्राफ को अगर हम देखें तो ये आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ है। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, हीलियम की ज्यादा है क्योंकि वो स्टेबल है, उसके डुप्लेट कंप्लीट है। उसके बाद लिथियम की कम है, फिर हीलियम की ज्यादा, फिर बोरान की कम, नाइट्रोजन की ज्यादा, फिर सोडियम की कम, ऑक्सीजन की ज्यादा, फ्लोरीन की ज्यादा, नियॉन की सबसे ज्यादा इस लाइन में। उसके बाद अगर हम देखें नियॉन के बाद पोटाशियम की कम है, ठीक है। उसके बाद पोटाशियम हो गया, उसके बाद कैल्शियम हो गया, उनकी आयोनाइजेशन
अपना पोटाशियम जो है, इसके बाद अगर हम देखें कैल्शियम, उसकी आयोनिक एनर्जी कम है, और नियॉन को देखें तो उसकी आयोनिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। आर्गन को देखें तो उसकी आयोनिक एनर्जी ज्यादा है। नियॉन के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सोडियम। सोडियम की जो है वो क्या है, कम है। उसके बाद यहाँ पे पोटाशियम, मैग्नीशियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद है जी फास्फोरस, फिर सल्फर, और फिर क्लोरीन, और एंड पे आ जाता है क्या, आर्गन। तो आर्गन की आयोनिक एनर्जी फिर से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। पता हमें ये चला कि नोबल गैस एलिमेंट जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन कंप्लीट है, एंड दे हैव द स्टेबिलिटी, ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी दे हैव हायर वैल्यू ऑफ आयोनिक एनर्जी एज कंपेयर्ड टू द अदर एलिमेंट्स। इस तरह अल्कली मेटल जो हैं दे हैव द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज एज कंपेयर्ड टू ऑल अदर एलिमेंट्स, बिकॉज they have only one valence electron and they can lose the valence electron easily. Therefore, the removal of one electron is much easier. Therefore, ionization energy of the alkali metal is much lower. Thank you so much. Allah Hafiz.